हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज आपको कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अगर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट तो सबको पता ही होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो इसमें रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ए पॉइंट x, y फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो इसे x एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस बोलेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, इफ वी ड्राई हॉरिजॉन्टल लाइन एंड if we draw vertical line, then this is x axis and y axis, and intersection point of x axis and y axis are called origin. Rectangular Cartesian coordinate system, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। जिसमें एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। इसमें बहुत सारे और सिस्टम होते हैं, जैसे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें एक्सिस के बीच के एंगल कोई कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 90 के अलावा भी होगा, लेकिन 90 रहेगा तो उसे रेक्टेंगुलर बोल देते हैं। ठीक है सर, बस इतना मतलब होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस के बीच के एंगल 90 रहेगा। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट हम लोग डिनोट करें x, y, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ओरिजिन से ये x कहलाएगा डिस्टेंस, ये y कहलाएगा। देखिए, अगर हम लोग एक पॉइंट x, y लेते हैं, यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये x, ये y कहलाएगा। ओके, तो अगर ये पॉइंट x, y है तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। तो अगर कोई पॉइंट को आपको दिखाना है x, y से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम लोग बताएं कि ये 2D सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 2D, मतलब x और y एक्सिस में ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो ही x और y एक्सिस है, तो पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो x, y, x और y कोऑर्डिनेट ही आएगा। जैसे 3D जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक और z भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 2D में पढ़ रहे हैं, तो 2D में सिर्फ x और y एक्सिस ही आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। अगर कोई पॉइंट का लोकेशन चेक करना है, ये x एक्सिस, y एक्सिस है। मान लो कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पे सेकंड में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो देखिए, ये ओरिजिन के राइट साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर जो रहेगा इसे निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। ओरिजिन से ऊपर जब चलते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, निगेटिव वाई एक्सिस यहां नीचे साइड रहेगा। सही है सर। ओरिजिन से राइट साइड में जब चलेंगे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड में चलेंगे निगेटिव एक्स, ऊपर चलेंगे पॉजिटिव वाई, नीचे निगेटिव वाई। तो अगर कोई पॉइंट यहां पे अगर है, इस समय इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लोकेट कर रहे हैं, तो इधर चलेंगे। देखो, अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको x, y, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो, ये x, ये y, तो ये x क्या है? पॉजिटिव। y भी क्या है? ऊपर चले हैं तो पॉजिटिव। दोनों क्वाड्रेंट अगर पॉजिटिव है, दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस प्लस। पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है
तो उसका दोनों x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। या ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट का एफसीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो इधर अगर है निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब निगेटिव पॉजिटिव, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड में देखो निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में रहेगा तो प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये पॉइंट का लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट लिखा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये अगर आपको लोकेट करना है तो जैसे मान लो आपको दिया 3 - 4, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये आप लोग 9th से ही पढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, अगर दो पॉइंट आपको दिया है x1 y1 और x2 y2, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आता कैसे है सबको पता ही होगा, थोड़ा सा बस ओवरव्यू आपको दे देते हैं। अगर एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस से, यहां से परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉप करो। ये x1 y1 x2 y2 पे अगर आपको पहुंचना है तो ये x2 ये y2, दिस इज x2 - x1, दिस इज x2 - x1। यहां से यहां तक x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा x2 - x1, एंड दिस वन y2 - y1। तो पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन गेट ए बी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर कभी दो पॉइंट आपको दिया रहे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट देखो, एक नोट करने वाला पॉइंट है। अगर आपको पहले से पता है तब ठीक, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए पहला पॉइंट, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज गिवन देन यूज प्लस माइनस साइन। इसका मतलब क्या है समझो, अगर आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी दिया रहे, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपको दिया है कि ओरिजिन से एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 है। ओरिजिन से एक पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस 5, और पॉइंट मान लो लिखा है कि एक्स एक्सिस पे। मान लो इतना भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि यार ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना है। तो सिंपल सा बात है, ओरिजिन यहाँ है, 5 डिस्टेंस आगे भी जा सकते हैं, 5 डिस्टेंस पीछे भी जा सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा तो हम लोग प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे। सिंपल सा बात है, मतलब किसी पॉइंट से 5 डिस्टेंस पे आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। आगे वाले में प्लस ले लो, पीछे वाले में माइनस। तो वही बात लिखा है कि अगर डिस्टेंस गिवन है दो पॉइंट के बीच का तो हमेशा प्लस माइनस साइन दोनों यूज करो। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर एक पॉइंट x1 0 है और दूसरा x2 0 है, मतलब ये दोनों x एक्सिस पे पॉइंट है। यहां पे मान लो x1 0 है, x2 0 है, y कोऑर्डिनेट 0, मतलब पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। अब डिस्टेंस फार्मूला से कोई अगर डिस्टेंस निकालना चाह तब ये आएगा, मान लो ये AB है, तो AB आपको मिलेगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 0, मतलब अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। और रूट में कभी भी होल स्क्वायर रहता है तो रूट से बाहर हम लोग मॉड लगा के निकालते हैं, क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये सिंपल सा बात है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे कुछ लोग कहें कि सर ये तो फिगर से x2 बड़ा दिख रहा है, तो यार जैसे मान लो आपको दिख जाता तो सही है, बड़ा में से छोटा घटा दो तो मॉड मत लगाओ, लेकिन पॉजिटिव ही आएगा। अगर कभी न दिखे तो मॉड लगा दिया करो, सिंपल, जो आना होगा अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कोई सोचे कि यार अगर हम लोग x1 - x2 कर देते तब मॉड के अंदर निगेटिव आता, जैसे -3 आता मॉड के अंदर, तो -3 का मॉड 3 होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मॉड लगाने से आपका काम बन जाएगा, मतलब चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है।
समझ रहे हो सब लोग? तो इसीलिए हम लोग यहाँ मॉड लगाते हैं। अगर कोई पॉइंट x1 0 x2 0 है तो इसके बीच का डिस्टेंस मॉड x1 माइनस x2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 0 y1 0 y2 है, अब 0 y1 0 y2 कहाँ पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। तो दो पॉइंट अगर y एक्सिस पे लेंगे तो इसके बीच का भी डिस्टेंस मॉड लगा के निकालेंगे y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, आपके ऊपर है। मॉड लगा दिए तो कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला का एक फायदा और कर सकते हैं हम लोग। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाना है, 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 को अगर कोलिनियर दिखाना है तो डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके अगर आपको दिखाना है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपस में पहले निकाल लो। अगर दो का सम तीसरे के बराबर या दो का डिफरेंस भी तीसरे के बराबर आ जाएगा तब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। सिंपल, जैसे समझो ए बी सी, इस समय तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर, वही ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर लिखा है। अगर मान लो ऐसे रहे, ए यहां बी यहां सी यहां, अब देखो ए बी में से ए सी घटाएंगे तब बी सी आएगा, तो इस केस में भी कोलिनियर है, इस केस में भी कोलिनियर है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आता है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अगर डिफरेंस भी बराबर आता है तब भी तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ये चारों पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ये तीनों वर्टिसेस दिया है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर भी निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल आपको ये बता रहा है यार कि अगर आपको तीनों वर्टिसेस दिया है किसी ट्रायंगल का, तीनों वर्टिसेस आर गिवन, देन यू कैन फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी ट्रायंगल, ये हो गया, और सर्कल क्यों ड्रा किए हैं? क्योंकि सर्कम सेंटर निकालना है। सबको पता होगा कि अगर ए बी सी तीनों वर्टिसेस से कोई सर्कल जाता है तो इसके सेंटर को ही क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। यही सर्कल का सेंटर आपको निकालना है। 2 मिनट का समय लेके सब लोग ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। सभी लोग ट्राई करें जल्दी, क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करें एवरीवन। और हम लोग को इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो। जितना पढ़े हैं उसी से ये सवाल लगेगा, जितना पढ़े। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 5 -1, ट्राई करते रहिए आप लोग। बी का कोऑर्डिनेट -1 5 और सी का कोऑर्डिनेट 6,6। निकालना क्या है आपको? सर्कम सेंटर। देखो, जैसे आपको पता है कि ये अगर सर्कम सेंटर है, मान लो ओ है, नाम इसका ओ मान लिए, तो सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस बराबर होता है। अरे कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। देखो ये रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। तो ओ ए ओ बी ओ सी को बराबर कर दो। निकालना क्या है आपको? ओ। निकालना क्या है? ओ। तो एक काम किए कि ओ का कोऑर्डिनेट मान लिए h, k। ओ का कोऑर्डिनेट मान लिए h, k। अब हमें ओ ए ओ बी ओ सी को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस बराबर होता है सर्कम सेंटर से। ठीक, यहां तक बात सबको क्लियर? अब देखो O और A इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। एक काम करो, ऐसे रूट आएगा ना, ऐसे डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है, तो अगर ये तीनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो हम लोग स्क्वायर को बराबर करते हैं तो ज्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा, रूट में फिर नहीं आएगा। OA स्क्वायर देखिए कितना आएगा? h - 5 का होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। OB स्क्वायर आएगा h प्लस 1 का होल स्क्वायर, k माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर आएगा h माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां तक बात सबको समझ में आ गया? क्या किए हैं? O पॉइंट का तीनों वर्टिसेस के डिस्टेंस को इक्वल किए हैं। ठीक, अब इसी को सॉल्व करके HK निकालना है। देखो इन दोनों को इक्वल करो, आपको HK में एक इक्वेशन मिलेगा, सेकेंड और थर्ड वाले को इक्वल करो, HK में दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, H, K आपको मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों को इक्वल करते हैं। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आएगा h स्क्वायर 25 माइनस 10h, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h, k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। ओके, यहां से h स्क्वायर और k स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, एक साइड लाओ तो ये आएगा, देखो इधर लगे 12h, 10h और 2h 12h, सही, और ये भी उधर ले जाओ तो माइनस 12k, 26 और यहां भी 26 हो जाएगा कैंसिल, बराबर 0। तो यहां से आपको मिल गया h बराबर k। सही है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको मिल गया कि h और k दोनों क्या होंगे? बराबर। अब एक काम करो, सेकेंड और थर्ड को बराबर कर दो, सेकेंड और थर्ड को। तो सेकेंड वाले से आपको मिलेगा h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k, सही है, और ये आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h माइनस 12k प्लस 36। इसको ओपन कर दिया, h स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब k के जगह h रख देंगे, k के जगह h, और यहां से आपको मिल जाएगा h का वैल्यू, और जो h होगा वही होगा k। तो एक काम करो, जहां जहां k दिख रहा है उसके जगह h रख दो। तो यहां देखिए आपको मिलेगा, पहले एक साइड ला दो, ये आएगा 14h, और ये इधर लाएंगे तो आ जाएगा कितना? 12k माइनस 10k, 2k आ जाएगा, सही है। 14h और माइनस 12k इधर लाएंगे तो 12k माइनस 10k कितना? 2k। अच्छा, और क्या आ रहा है देखिए, ये आ जाएगा 26, तो ये आ जाएगा 10, 46, उधर मिल गया 46। अब k के जगह h रख देंगे तो 16h इज इक्वल टू 46, तो h इज इक्वल टू 46/16, मतलब ये 23/8, और जो h है वही k है, तो इसका मतलब सरकम सेंटर मिल गया 23/8, 23/8। दिस इज द आंसर। सरकम सेंटर कितना होगा? 23/8, 23/8। किसी का आया है ये? जल्दी बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करें सब लोग। 2 पॉइंट दिया है 0, 0 और 3√3। एक दूसरा पॉइंट P है, उसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ P बताना है। सभी लोग ट्राई करेंगे। ये तो आसान है, ये 1 मिनट के अंदर सबसे बनना चाहिए। जल्दी ट्राई करें। 0, 0, 3√3 2 पॉइंट आपको दिया है। एक पॉइंट P के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ P बताना है। डिस्टेंस फार्मूला से ये भी कर सकते हैं सभी लोग चाहें तो, या एक और जुगाड़ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिगर बना के भी कर सकते हैं। करेक्ट। अगर फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक पॉइंट 0, 0 है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट 3√3 है। 3√3 इधर ही कहीं मिलेगा, मान लो यहां है, इसका नाम दिया है A। तीसरा पॉइंट P है,
और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक काम अगर सोचो सभी लोग, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा √3। तो अगर ये एंगल थीटा मान रहे हैं मन की आंखों से देखो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा आएगा √3/3 मतलब 1/√3। थीटा कितना 30 डिग्री। ये मन की आंखों से देखें कि ये थीटा है, मैं यहाँ थीटा नहीं लिख रहा हूँ, ये मान के चलना ये थीटा है, ये 30 डिग्री। ठीक, अब अगर एक लाइन है, जैसे ऐसे एज्यूम करो कि ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको फॉर्म करना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड के बीच के एंगल 60 60 60 रहता है। तो यार इसका मतलब अगर यहां से 60 आगे बढ़ना है तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ये जो लाइन है OA ये 30 डिग्री पे। अब यहां से 60 हम लोग दो रास्ता है चलने का। एक रास्ता है कि यार 60 इधर चल जाए और दूसरा रास्ता है 60 नीचे चले आए। अरे दोनों ही केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो एक इसका तरीका ये हो सकता है कि यार इसको 60 इधर घुमा दो और 60 नीचे ले आओ। दोनों ही तरीके से हम लोग निकालते हैं क्योंकि इसमें दो आंसर पॉसिबल हो सकता है। इस सवाल में कितने आंसर पॉसिबल होता है? 2, हमेशा ये 2 होगा। तो अगर यहां से 60 अगर आगे बढ़ेंगे, स्वयं सोचे, स्वयं विचार करें, ये अगर 30 है, यहां से 60 आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? वाई एक्सिस पे। कहां पहुंचेंगे? वाई एक्सिस। तो P पॉइंट एक बार तो सर वाई एक्सिस पे आएगा। ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, 60 60 60। ओके, अच्छा दूसरा रास्ता भी अपना लेते हैं। यहां से 30 से 60 डिग्री पे हमें जाना है, मतलब यहां से इस लाइन से 60 डिग्री पे। तो इस लाइन OA से 60 पे जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे यहां पे कहीं। ये एंगल कितना होना चाहिए? 30। पूरा देखो 60 हो गया, ये 60 60 60। अभी भी देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये P है, ये P का पॉसिबिलिटी एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है। तो इसमें पॉइंट P जो है, पॉइंट P, इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। नहीं सर? अच्छा अब सोचें, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जितना ये होगा OA उतना ही OP होगा। हाँ, तीनों साइड का लेंथ बराबर ही होता है यार, जितना OA उतना OP। तो OA का लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। कितना आ रहा है? अंडर रूट में 9 x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 2√3। सही है ना? 9 और 3 12 आ रहा है, 2√3। अच्छा ये अगर 2√3 है तो ये भी 2√3 होगा। बहुत बेहतरीन। तो P कहां पे लाई कर रहा था? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 2√3। सही है। अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब स्वयं विचार करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे मिड पॉइंट पे मिलता है यार। हाँ सही बात है। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आप कहना चाह रहे हैं सर कि अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। हाँ यही कहना चाह रहे हैं, अगर ये √3 है तो ये भी कितना होगा? √3 होगा, मिड पॉइंट में मिल रहा है अभी। अच्छा मतलब ये है देखो 3, ये √3 देखो ऊपर पहुंचे थे 3√3 पे, 3 से √3 नीचे आएंगे तो आएंगे 3 - √3। तो जो पॉइंट P है, पॉइंट P के दो पॉसिबिलिटी होगा। दोनों ही केस में आप लोग P का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। पहला आंसर इसका आएगा 0, 2√3, दूसरा 3 - √3। समझ में आ गया? बोलो, सबको समझ में आया? बहुत ही आसान है। इसमें आपको दिया है एक पॉइंट O है, दूसरा पॉइंट A है, कह रहा है एक तीसरे पॉइंट के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सही, एक पॉइंट O है, दूसरा पॉइंट A है, एक तीसरा पॉइंट है, उसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो अगर ये दोनों पॉइंट पहले हम लोग करेक्ट फिगर बना लिए, फिर ये देखे यार कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है। उसके बाद फिर एंगल अगर हमें पता चल गया, एंगल अगर पता चल गया तो फिर ये देखेंगे कि यार इस लाइन से 60 आगे और 60 पीछे जाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमें फॉर्म करना है। तो वही काम किए हैं, एक बार 60 इधर गए 60 इधर। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला
क्या होता है इसमें हम लोग समझते हैं, दो तरह के डिवीजन होते हैं। अगर एक लाइन का सेगमेंट आपको दिया है ए बी, अगर हमें एक लाइन का सेगमेंट गिवन है ए बी, उसको एक पॉइंट P दो तरह से डिवाइड कर सकता है, इंटरनली भी कर सकता है, एक्सटर्नली भी कर सकता है। अगर एक लाइन का सेगमेंट आपको ए बी गिवन है, एक पॉइंट P अगर हम कंसीडर करें वो ए बी के कहीं अगर बीच में आए, बीच का मतलब लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी बीच में, अगर P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में आता है तो ऐसे डिवीजन को कहते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन। और अगर P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में न आके कहीं आगे या पीछे बढ़ाने पे आए, जैसे ऐसे ये ए बी है, अब P यहां कहीं रहे, तो ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाने पे मिल रहा है, तो इसको फिर क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। दिस इज इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। दो तरह के डिवीजन आर पॉसिबल होते हैं, ठीक। एक इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। सबको पहले ये बात समझ में आ गया कि इंटरनल डिवीजन कब होता है, एक्सटर्नल डिवीजन कब होता है। जब कोई लाइन का सेगमेंट को कोई लाइन या कोई पॉइंट, ये लाइन भी हो सकता है, जैसे ये लाइन जाए ऐसे, अगर इस तरह से डिवाइड करे कि उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट ए बी है इसके बीच में अगर पी है तो इंटरनल डिवीजन, और कहीं बाहर आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक। ओके, तो अब ये दोनों केस में, इन दोनों केस में हम लोग देखेंगे कि यार ये P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ओके, कैसे P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आपको A और B गिवन रहेगा। A मान लो आपको दिया है x1 y1, B है x2 y2, और P पॉइंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। P पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को m/n के रेशियो में, तो जो P होगा इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो होता है ये इसके साथ जाता है और ये वाला इसके साथ जाता है, मतलब ऐसे कुछ होता है, mx2 nx1 अपॉन m+n, फिर my2 ny1 अपॉन m+n। इस मेथड से हम लोग P का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अगर कोई लाइन का सेगमेंट आपको दिया है, जैसे मान लो कोई लाइन का सेगमेंट दिया है, इसको कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर आपको ये निकालना हो तो पहले हम लोग m/n रेशियो मान लिए, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। कैसे लिखते हैं, पर लिखना आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये होता है mx2 nx1 अपॉन m+n, my2 ny1 अपॉन m+n, इसी को कहते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक। एक्सटर्नल डिवीजन अगर रहेगा, इसमें देखिए क्या कहानी है। जैसे आप ए बी लाइन का सेगमेंट है, इसको कोई पॉइंट m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां रेशियो देखो ए बी अपॉन पी बी, देखो ये ए पी अपॉन पी बी, ये m/n माने, ए पी अपॉन पी बी कितना है, m/n। यहां भी ए पी अपॉन पी बी m/n ही होता है, ए पी अपॉन पी बी m/n। दोनों केस में एक्सटर्नल डिवीजन हो या इंटरनल डिवीजन हो, दोनों केस में रेशियो क्या होता है, सेम। अगर ए पी अपॉन पी बी m/n मानेंगे तो ये आया था, ए पी अपॉन पी बी m/n मान के अब अगर p लिखेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सही। अब देखिए ध्यान से, ये है पूरा m और ये है n,
m/n AP/PB। ठीक, तो सेम बस यहां जैसे लिखे थे उसी तरह होता है, बस यहां बीच में हर जगह माइनस हो जाता है। अगर P का कोऑर्डिनेट आपको एक्सटर्नल डिवीजन में लिखना है तो देखो ऐसे चलेगा, mx2 nx1। देखो ये हमेशा जब भी जाता है ना दूर वाले के साथ जाता है, ऐसे mx2 nx1। यहां भी देखो दूर वाले के साथ जाएगा mx2, अब बीच में माइनस हो जाता है nx1, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। ये एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। आया सबको समझ में? बताएं। ओके, इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ द रेशियो इन विच ए गिवन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इज टू बी डिटरमाइन देन वी टेक λ/1। अभी हम लोग देखें, जब इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो, हम लोग रेशियो माने थे m/n। रेशियो क्या मान के कर रहे थे? m/n। ठीक, अगर m/n मानेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें आपको थोड़ा ऐसा फील लगेगा कि यार दो वेरिएबल है m और n, तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए दो वेरिएबल को हम लोग अपने से कहीं अगर रेशियो मानते हैं तो m/n ना मान के बस λ/1 मान लेते हैं। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर मान लो कि पिछला जो केस देखे थे, अगर कोई सोचे कि यार ये λ/1 कैसे आ गया, तो ये मान लो आपको AB का अगर एक लाइन सेगमेंट दिया है x1 y1 x2 y2, P पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, एक काम कर सकते हैं, ये रेशियो है, रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं भाई। तो यहां अगर n से डिवाइड कर दे हम लोग, तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा m/n/1। ये जो m/n है ना, इसी का नाम हम लोग लैम्डा डाल दे रहे हैं, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अगर आपको अपने से अगर कोई रेशियो एज्यूम करना रहेगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? λ/1। ठीक, और लैम्डा अगर पॉजिटिव आएगा तो डिवीजन इंटरनल होता है, और लैम्डा अगर निगेटिव आएगा तो डिवीजन एक्सटर्नल होता है। अगर आपको रेशियो एज्यूम करना है देन एज्यूम λ/1। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन डिवीजन इज इंटरनल। अच्छा, एक बात और, λ/1 इंटरनल मान के करना। कहीं जैसे अगर आपको रेशियो निकालना रहे ना, तो कंफ्यूजन अगर रहे कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, कंफर्म रहे तब तो ठीक। अगर कंफ्यूजन रहे तो हम लोग करते क्या है कि λ/1 इंटरनल मान के करते हैं, कहीं अगर रेशियो निकालना है उसके लिए। ठीक, अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू निकालना था, लैम्डा आ गया -4/5, तो इसका मतलब अब ये होगा कि आप जो इंटरनल वाला माने थे सर वो गलत है। लैम्डा निगेटिव ये बताएगा कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं, डिवीजन होगा एक्सटर्नल। लेकिन फिर से आपको करने की जरूरत नहीं, लैम्डा निगेटिव आ गया ना, अगर लैम्डा का वैल्यू निगेटिव जो आया है उसको अगर पुट करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो एक्सटर्नल से मिलेगा, क्योंकि लैम्डा निगेटिव रख ही रहे हैं, एक्सटर्नल वाले माइनस होता है। ओके, तो अगर रेशियो एज्यूम करना है अपने से, λ/1 इंटरनली करेंगे, पहला बात। और दूसरा बात, लैम्डा अगर पॉजिटिव आएगा तो डिवीजन होगा इंटरनल, और लैम्डा निगेटिव होगा तो होगा एक्सटर्नल। ना बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। रेशियो इन विच ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 इज डिवाइडेड बाय लाइन। अगर आपको एक लाइन का सेगमेंट दिया हो, x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करके बनाया गया, ये पूछे कि इसको एक लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, एक लाइन का सेगमेंट अगर आपको गिवन है AB, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का दिया है, मान लो ये AB है, और एक लाइन पूछे कि यार इसको लाइन बताओ किस रेशियो में इस सेगमेंट को डिवाइड करेगा, इंटरनल करेगा, एक्सटर्नल करेगा, ये सब मान लो पूछ सकता है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा अगर ये आपको निकालना है, तो इसके लिए अभी हम लोग देखे थे कि यार मान लेना हमेशा अपने से λ/1 इंटरनल। ठीक,
तो λ/1 मान के p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं λ(x2) 1x1 अपॉन λ+1 और अगला λ/2 1y1 अपॉन λ+1। ठीक है, लैम्डा क्या बताए हैं, ये वाला दूर के साथ जाता है, λ(x2) 1x1 अपॉन λ+1, λ/2 1y1 अपॉन λ+1। ठीक, ये आ गया p का कोऑर्डिनेट। अब p पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर है, सही बात है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो। ax, x के जगह λ(x2) + x1 अपॉन λ+1, b y के जगह λ(y2) + y1 अपॉन λ+1 प्लस c = 0। ठीक है सर, यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। देखिए यहां आएगा लैम्डा के साथ ax2, देखो ax2, यहां लैम्डा के साथ by2 और यहां लैम्डा c आएगा ना और प्लस c आएगा, तो लैम्डा के साथ c आ रहा है और जो जो बच रहा है देखो ये आ रहा है ax1 by1 प्लस c, ये उधर जाएगा RHS साइड तो माइनस हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c। तो लैम्डा का वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ये होता है सर लैम्डा का वैल्यू। अब बात समझो, लैम्डा अगर मान लो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये दोनों पॉइंट को रखने पे साइन निगेटिव, मतलब उल्टा साइन हो ना, ये अगर पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा तभी डिवाइड करने पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तब ये लैम्डा पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको लाइन में रख दो, रखने पे अगर अपोजिट साइन मान लो आ गया, पॉइंट को रखने पे क्या आ गया, अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन का मतलब होता है लैम्डा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव आने का मतलब डिवीजन हो जाएगा इंटरनल। ठीक है सर, और उसी तरह अगर ये दोनों सेम साइन के हुए, जैसे ये अगर आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और माइनस यहां लगाया तो निगेटिव आ जाएगा, लैम्डा निगेटिव मतलब डिवीजन आ जाएगा एक्सटर्नल। क्लियर है सबको? लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे वाला बात जो इसमें मैं बताना चाह रहा था वो आपको ये है कि अगर कभी कोई लाइन का सेगमेंट को, एक लाइन अगर आपसे पूछे कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो देखो याद रखना कैसे, मान लेना कि λ/1, लैम्डा के साथ वाला जो पॉइंट है, लैम्डा के साथ वाला लाइन में सेटिस्फाई कराओ, x1 y1 को सेटिस्फाई करे, क्या मिला, ax1 प्लस by1 प्लस c, और सामने वाला जो पॉइंट है x2 y2 उसको भी लाइन में सेटिस्फाई कर दो, आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c, माइनस साइन से दोनों को डिवाइड कर दो, ये लैम्डा होता है। याद रखिएगा, आसान हो जाता है सवाल। अगर कोई आपको लाइन का सेगमेंट गिवन है, उसको अगर आपसे पूछे कि कोई लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अपने से λ/1 या 1:λ, ये आपके ऊपर है, मान सकते हैं लैम्डा के साथ वाला पॉइंट लाइन में सेटिस्फाई, सामने वाला पॉइंट सेटिस्फाई करके माइनस साइन से डिवाइड कर दो, यही होता है रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक नोट करने वाला जो पॉइंट है उसको आप नोट कर लेंगे। सिंपल पॉइंट है, अगर दो पॉइंट आपको गिवन है तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर दो पॉइंट आपको दिया रहेगा उसका मिड पॉइंट निकालना है, दोनों का सम बाई 2 करने सबको आता है। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो 3 बराबर भाग में डिवाइड करे। जैसे सर ये x1 y1 कोई पॉइंट है, दूसरा x2 y2 कोई पॉइंट है, इसको कहे कि 3 बराबर भाग में डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो 3 बराबर भाग में अगर डिवाइड करना है तो रेशियो क्या लेंगे, देखो एक पॉइंट मान लो ये है, ये AB है, इसको मान लिया कि PQ है। ठीक है सर, ये 3 बराबर भाग हो गया, देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ठीक, तो ये 3 बराबर भाग में अगर आपको डिवाइड करना है, 3 बराबर भाग में, और P और Q का कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछ रहा है, P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट, तो ध्यान से देखिए, तो ये रेशियो होगा 1:2। अरे ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, ये 1 भाग, ये 1 भाग है, तो ये पूरा 2 भाग, तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और Q को अगर चेक करेंगे तो ये 2 भाग और 1 भाग, मतलब 2:1। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जो लाइन के सेगमेंट को 1:2 या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे, या ऐसे समझ सकते हो 3 बराबर भाग में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा।
तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के आसानी से पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सर। जैसे मान लो अगर पी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो देखो 1x2 2x1 मतलब 2x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस 1 3। अगला आएगा 1y2, सही है ना, 1y2 2y1 अपॉन 3। सेम उसी तरह क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। रेशियो अब क्या कर दो 2:1, तो 2:1 करेंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट बोलो 2x2 1x1 अपॉन 3, फिर आएगा 2y2 1y1 अपॉन 3। ये सेक्शन फार्मूला से हम लोग पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वही लिखा होगा, पढ़ लो। 2x1 प्लस x2 बाई 3, 2x1 प्लस x2 बाई 3, 2y1 प्लस y2 बाई 3, और ये है x1 प्लस 2x2 बाई 3, y1 प्लस 2y2 बाई 3। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट होता है। यहां तक सब लोग नोट कर लें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सभी लोग सेक्शन फार्मूला का ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केस में आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ट्राई करें सभी लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2। 6,3 -4,5, इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट 3:2। इंटरनली एक बार लेते हैं, एक बार एक्सटर्नली लेते हैं। इंटरनली में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से लिख सकते हैं। एक्सटर्नली में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखें सब लोग। ये तो बहुत ही आसान है, सबसे बनना चाहिए। देखो ये इधर जाएगा 12 माइनस 12, नीचे 5, फिर देखो 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 3 6 अपॉन 5, तो 0,21/5, 0,21/5। जीरो कामा 21/5। ये इंटरनल डिवीजन में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। एक्सटर्नल वाला सभी लोग निकालें। एक्सटर्नल में -24/5 9/5। एक्सटर्नल देखो, फिगर फिर से बनाते हैं। ए बी, ए है 6,3, थोड़ा सही से बना दो, ज्यादा सही रहेगा। मतलब जैसा है उस तरह से बना देते हैं। 6,3 यहां कहीं आएगा, -4,5 -4,5 ये यहां कहीं रहेगा। 5 ऊपर ही है, इससे ऊपर ही रहेगा इस तरह से। ये है -4,5, सही ना। प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। तो 6,3 -4,5 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट इधर है P ना, ये AB है। ये रेशियो है 3 और ये रेशियो है 2, 3:2, सही। ये 3 भाग है और ये 2 भाग। सेक्शन फार्मूला फिर से देखो लगा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला 3 देखो, ये 2 वाले के साथ इधर जाता है ना, ये वाला दूर के साथ जाता है और ये वाला इसके साथ। तो 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3 - 2 1। अगला इसी तरह से 2 इंटू, हाँ पहले इसके साथ लो, 3 इंटू 5, सही, -2 इंटू 3 अपॉन 3 - 2।
कितना आ गया भाई, ये आ गया -12 -12 -24 और ये आ जाएगा कितना 15 -6 9। तो -24 और 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको ट्राई करेंगे आप। ये होमवर्क क्वेश्चन नोट करेंगे और ट्राई करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन अगर आप नोट कर ले रहे हैं तो लिखिएगा नोटेड। ओके, एक और क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला का, होमवर्क नंबर 2। ओके तो आज इतना ही करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इसमें पॉइंट में। तो इसको एक बार अपने से पढ़ें और जो क्वेश्चन दिए होमवर्क उसको ट्राई करें, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।